बिल्कुल ठीक फरमाया है कि युवा किसी समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। समाज युवाओं के सहारे खड़ा होता है और वो भविष्य की दिशा भी तय कर रहा होता है। तो युवाओं का जो रोल है वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को इस बारे में सही जानकारी, समग्र जानकारी का होना इसलिए नितांत आवश्यक है, जिससे कि वो अपना निर्णय ठीक ले सकें। हम अपना भाग्य अपने निर्णयों से बना रहे होते हैं। एक दिन में हम सैकड़ों या हजारों निर्णय लेते हैं और उन निर्णय जो होते हैं ये कलेक्टिवली हमारी डेस्टिनी को डिसाइड कर रहे होते हैं। तो हर वो निर्णय बड़ी अहमियत रखता है। हमको निर्णय लेने की हमारी जो क्षमता है, निर्णय लेने का प्रोसेस है, उसको इसलिए समझने की जरूरत है और उसको दुरुस्त रखने की जरूरत है और ठीक दिशा में उसको ले जाने की जरूरत है। मैं अन्य विषयों के अलावा इतिहास का अभी तक छात्र हूँ और एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रही है, जो हमेशा रही है, वो है चेंज, यानी परिवर्तन। परिवर्तन के साथ अपने आप को हमें एडजस्ट करना, अपने आप को परिवर्तित करना, अपने आप को अडेप्ट करना, वो बहुत जरूरी है। जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते वो लोग समाप्त हो जाते हैं, वो लोग खत्म हो जाते हैं। समाज, दुनिया, हमारा परिवेश, हमारा वातावरण, ये हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहा है और आज के दिन वो बदलाव का जो दर है, बदलाव का जो रेट है, वो बहुत बढ़ गया है। तो हमारे ऊपर अपने आप को जो बदलने की जरूरत है वो बढ़ गई है। तो ये बदलने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग अपनी जो समाज कैसे बदल रहा है, हमारा परिवेश कैसे बदल रहा है, हम उसके ऊपर नजर रखें और उस बदलते परिवेश में हमें क्या बदलना है, क्या अपने अंदर परिवर्तन लाने हैं, उनको हम ध्यान दें और अपने आप को परिवर्तन करें। ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि ये आज ही है। परिवर्तन हम हमेशा, जब तक हमारी अंतिम सांस है तब तक ये परिवर्तन रहेगा। तो हमको परिवर्तन के लिए अपने आप को जरूर ढालना है और परिवर्तन के लिए ढालने के लिए ये जरूरी है कि हम एक कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग, लगातार अपने कैपेसिटी बिल्डिंग, अपने आप को हम और मजबूत करें, अपने ज्ञान को हम बढ़ाएं, हम अपने स्किल्स हैं, जो हुनर हैं, उनको बढ़ाएं, जो हमारे एटीट्यूड है हम उसको उसके ऊपर ध्यान दें और हम वो ज्ञान अर्जित करें, वो स्किल्स अर्जित करें, वो एटीट्यूड अर्जित करें जो हमारे को समृद्धि की तरफ ले जा सके, जो हमारे को हमारी जरूरतों के मुताबिक हमारे काम आ सके। थैंक यू आपको मुझे बता जी सर बताएं। जी, आपको मुझे थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितनी देर बोलना है और किस विषय पर बोलना है। ये मेरे ओपनिंग रिमार्क्स थे। नहीं, ठीक है सर। आप सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए साथियों को ये बताइए कि किस तरीके से वो जो अपना फ्यूचर है उसको किस तरीके से बना सकते हैं। मतलब उन्हें जो पढ़ाई करनी है वो किस तरीके से करें, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वर्तमान में उन्हें आगे ले जाने में ज्यादा सहायक हैं, या जो हमारी स्ट्रीम्स हैं जो जैसे ह्यूमैनिटीज है, साइंस है और कॉमर्स है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता चलता, वो केवल नंबरों के आधार पर अपने कोर्स और अपने जो स्ट्रीम है उसको निश्चित करते हैं कि अगर मेरे 90% आए हैं तो मैं साइंस में जाऊंगा, उससे कम आए हैं तो कॉमर्स में, और अगर सबसे कम आए हैं तो मैं ह्यूमैनिटीज में जाऊंगा। तो सर हम ये बताइए कि आगे जाने के लिए क्या केवल नंबरों के आधार पर ये निर्णय लेना सही है, या और कौन कौन से जो हमारे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें मदद करती हैं कि हम सही विषयों का चुनाव करें, अपने लिए सही क्षेत्र का चुनाव करें। एक हमको बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बदलते परिवेश की बात की थी, एक जो बदलाव आ रहा है कि अब युग स्पेशलाइजेशन का युग है। जो हमारी जिंदगी है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और हर आदमी को मल्टीपल स्किल्स की जरूरत है। एक स्किल से काम नहीं चलता।
एक टाइम था 30-40 साल पहले कि अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो आप बहुत सारी नौकरियां कर सकते थे। सिर्फ बीए करने से लोग फैक्ट्रियों में मैनेजर लगा दिए जाते थे, वो वहां पे मैनेज करते थे। या अगर आप किसी नौकरी में आ गए हैं, कोई आईएएस अधिकारी बन गए हैं, आईपीएस बन गए हैं, आईआरएस बन गए हैं, तो उसके बाद वो जो उन्होंने एंट्री के लेवल पे जो उनकी स्किल्स थी, जो उनकी जानकारी थी, वो पर्याप्त होती थी। उसके बाद से लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गया है। आपको अपना जो फील्ड है वो भी जानना है, इसके अलावा और दूसरी चीजें महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। तो हमको इस बात को कि जो लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, हर चीज को और गहराई से और अंदर से देखना जा रहा है। और अब बहुत एक्सपर्ट्स फील्ड्स आ गए हैं, स्पेशलिस्ट फील्ड्स आ गए हैं। तो हमको प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक शिक्षा क्रांति मैं कहूंगा जो बहुजन समाज है उसके अंदर जरूरत है, वो ये कि वो अपना ध्यान प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ बढ़ाएं। एक डाटा जो मेरे को बताया गया है, मैं इसको और देखूंगा कि बहुजन समाज के जो करीब 70-80% जो लोग हैं वो ह्यूमैनिटीज की ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज सबको नहीं ले पाएगी, ह्यूमैनिटीज के लिए अंदर जो ऑप्शंस हैं वो कम हैं। आज के इस स्पेशलाइजेशन के युग में, प्रोफेशनलाइजेशन के युग में, हमको प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन क्या हो सकती है, वो हर फील्ड के ह्यूमैनिटीज के बारे में ज्यादातर सबको ध्यान है। उसके अलावा अगर हम साइंस में जाएं तो साइंस में एक नॉन मेडिकल स्ट्रीम होती है, मेडिकल स्ट्रीम होती है, नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के अंदर भी स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मुख्य तौर पे 3 ब्रांचेस होती थी, मैकेनिकल होती थी, सिविल इंजीनियरिंग होती थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती थी। और जब हमने ज्वाइन किया तभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक्सपेंशन हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच थी वो इलेक्ट्रिकल से एमर्ज हुई। अब उसके बाद से फिर कंप्यूटर साइंस उसमें से एमर्ज हुई। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके अंदर से अराइज हो रही है। मैकेनिकल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग उसका एक्सपेंशन हो गया है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गई है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हो गई है, और इसके बाहर एक केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है। अब फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एक ब्रांच हो गई है। तो इस तरह से जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं अब उनका स्पेशलाइजेशन हो रहा है। फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्रीज के अंदर एक महत्वपूर्ण विभाग है, तो उनको फायर एंड सेफ्टी के एक्सपर्ट्स चाहिए, कई सारी कंप्लायंस के लिए चाहिए और अपनी सेफ्टी के लिए भी चाहिए। सिमिलरली दूसरी जो ब्रांचेस हैं उनका भी वो भी बढ़ रही हैं। अगर हम मेडिकल में जाएं तो एमबीबीएस को तो तकरीबन सब लोग जानते हैं। बायो जो साइंसेज हैं जो मेडिकल में नहीं जा पाते, जो बायोलॉजी स्ट्रीम से कर रहे हैं, बायो साइंसेज में एक बहुत बड़ा संसार है। बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, करीब 20 के करीब ब्रांच हो जाती हैं इवन बायोलॉजी की। उन सबके अंदर जरूरत है। सिमिलरली एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज हैं। अभी देश के अंदर एक बहुत बड़ी अभी काम होना है एग्रीकल्चर के अंदर, और हमारी जो जनसंख्या है अगर हमें अगर इनके भोजन की व्यवस्था करनी है तो एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग है वो बढ़ना है। आज जब लॉकडाउन में देश था तो ये हमने महसूस किया कि कैसे भोजन और ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी हालात के अंदर उनको चलना होगा। एक फिशरी साइंसेज हैं वो चल रही हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर जो फिश हैं, दिल्ली के अंदर जो मछली हैं वो आंध्र प्रदेश से आती हैं। हालांकि हरियाणा ने उसके बाद काफी इसमें प्रगति की है, लेकिन ये सारा इसके अंदर भी हमारे को स्पेशलिस्ट चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। पैरामेडिकल जो साइंसेज हैं जो हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, हमको नर्सिंग के अंदर लोग चाहिए, हमको फार्मेसी के अंदर लोग चाहिए, हमको एनेस्थीसिया के टेक्नीशियन चाहिए, हमको कैथ लैब के टेक्नीशियंस चाहिए, हमको क्लिनिकल
ऑप्टोमेट्री में चाहिए, हमको डेंटल हाइजीन में चाहिए, हमको हेल्थ इंस्पेक्टर्स चाहिए, हमको एक्सरे के लिए लोग चाहिए। सिमिलरली जो मैनेजमेंट है पहले एक मैनेजमेंट जनरली एक स्ट्रीम होती थी, फिर उसके अंदर 3 मेन उसकी ब्रांचेस हुई कि मार्केटिंग होती थी, ह्यूमैनिटी HR होता था, ह्यूमन रिलेशंस और फाइनेंस होता था। अब उसका भी बहुत एक्सपेंशन हो गया है। अब एक्चुअली साइंसेज जो हैं वो आ गई हैं, इवेंट मैनेजमेंट है वो अलग से हो गया है। इस तरह से स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। पहले BSc के अंदर भी हमारी लिमिटेड ऑप्शंस थी, BSc बढ़ रही है, आप फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, बॉटनी में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में BSc हो सकती है, न्यूट्रिशन के अंदर BSc हो सकती है, फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर BSc हो सकती है, फॉरेस्ट्री के अंदर BSc हो सकती है, सेरिकल्चर में हो सकती है, ओशनोग्राफी में हो सकती है, फॉरेंसिक साइंसेज में हो सकती है, डेयरी टेक्नोलॉजी में होती है। होटल मैनेजमेंट पिछले 10-20 साल के अंदर एक बहुत बड़ा फील्ड है, वो इमर्ज हुआ है। फिलहाल लॉकडाउन में ये थोड़ा सा दिक्कत में है। ये रंगा सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, इसको प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी, लास्ट कहां तक सुना था मैं? तो BSc की मैं बातें कर रहा था कि मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट होके उभरा है, मल्टीमीडिया 3D एनिमेशन उभरा है, मार्केट रिसर्च एक नया सब्जेक्ट उभर रहा है, क्योंकि अब जो डिसीजन मेकिंग है वो डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग का जमाना आ रहा है। पहले लोग अंदाजे से फैसले लेते थे, लेकिन अब लोग चांस नहीं लेना चाहते। चांस का जो एलिमेंट है उसको घटाया जाना है। पहले कोई नया प्रोडक्ट आता था, नई सर्विस आती थी, उनके जो लाइफ साइकिल्स थे वो लंबे होते थे। कई प्रोडक्ट 20-20, 30-30 साल तक चलते थे कि रेडियो बनाया है तो वो रेडियो चलता रहेगा 30 साल तक। आजकल बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2-2, 3-3 साल के अंदर ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा, पेजर आया था, पेजर तो कुछ महीनों में ही ऑब्सोलीट हो गया। जिन लोगों ने पेजर इजाद किया था, जिन लोगों ने पेजर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, करोड़ों रुपए लगाए थे, इतना सारा हमने रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्रिएट किया था, वो सारा का सारा क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी वो वेस्ट हो गई। तो कोई चांस नहीं लेना चाहता। अब जो डिसीजन है वो मार्केट रिसर्च के ऊपर बेस्ड होंगे। तो मार्केट रिसर्च एक डिसिप्लिन के तौर पे उभर रहा है। हमको मार्केट रिसर्च के अंदर लोगों की जरूरत है। लॉ जो है पहले सिर्फ वकालत के लिए होता था, अब हर डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं पे कानून का ज्ञान है वो होता है। हमको ऑफिसेज के अंदर कानून के ज्ञाता चाहिए, हमको लोगों को डिफेंड करने के लिए चाहिए। और कई सारे जो फील्ड हैं, इंटीरियर डिजाइन उभर रहा है, इकोनॉमिक्स का जो रोल है वो बड़ा उभर रहा है देश के बहुत सारे मामलों के लिए और प्राइवेट सेक्टर के भी। इवन टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है जिसमें मैं काम करता हूं, इसके अंदर भी फॉर्मल जो डिग्रीज हैं वो आ गई हैं। तो ये इतना सारा एक्सपेंशन हो रहा है प्रोफेशनल फील्ड का, कुछ पहले से था। तो जो युवा जो लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको ये सुझाव होगा कि ये जो नए नए फील्ड इमर्ज हो रहे हैं इनकी तरफ ध्यान दें। जो मैं खास तौर से ग्रामीण परिवेश में मैं देखता हूँ, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, इस यहीं पे जाके सोच खत्म हो जाती है। तो इससे हमारे जो समाज की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, वो इनसे पूरी नहीं होंगी। तो इन सारे फील्ड्स को देखने की जरूरत है। जब हम इनको देख लें तो 2 तरीके से हम अपने करियर को अप्रोच कर सकते हैं। बेस्ट ये होता है कि कोई आदमी जो उसकी एप्टीट्यूड है वो उस स्ट्रीम में जाए जो उसके एप्टीट्यूड से बेस्ट फिट करती है। जो मेरा एप्टीट्यूड है मैं उससे रिलेटेड कोर्स में जाऊं। तो एप्टीट्यूड को पता लगाना एक मुश्किल काम हो जाता है। तो एप्टीट्यूड के लिए कई सारी जो वेबसाइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। कुछ लोग फॉर्मली भी एप्टीट्यूड के लिए काम करते हैं, टेस्टिंग के लिए। एक साइट है जो मैं शेयर कर दूंगा,
वो आप शेयर करें कि जो लोग अपना एप्टीट्यूड को टेस्ट करना चाहते हों वो उसको जाके अपना एप्टीट्यूड वहाँ पे देख सकते हैं। मेरे बच्चे जब उन्होंने 10th की थी तो 10th से पहले उनका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था और ये उन्होंने सजेस्ट कर दिया था कि मेरी 2 बेटियां हैं कि कौन सी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जाए, कौन सी मैनेजमेंट में जाए, कौन सी सोशल साइंसेज से रिलेटेड जाए। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि मैं अपने एप्टीट्यूड को पहले से मेजर करने की, एनालाइज करने की कोशिश करूं और जो मेरा एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड मैं कोर्स के अंदर जाऊं। दूसरा ये हो सकता है कि मैं पहले जो कोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लूं, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो भी एप्टीट्यूड पे ही आधारित होगा। मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसके लिए मेरा एप्टीट्यूड होता है और मैं फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके और उनके अंदर मैं कैसे जाऊं फिर मैं उसको देखूं। शशि ड्रीम फाउंडेशन अभी हमसे जुड़ी हुई है। इनके फाउंडर हर्षल ढोके जी हैं इस मीटिंग के अंदर। मैं शशि ड्रीम फाउंडेशन में बतौर मेंटर काम कर रहा हूं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 55 से ज्यादा डिफरेंट करियर काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं। तो वो डिफरेंट जो फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, वही आते हैं, वो उस फील्ड के बारे में बताते हैं। हम इंटीरियर डिजाइन के बारे में बता चुके हैं, कमर्शियल पायलट कैसे बना जाए, खासतौर से मिडिल क्लास के लोग कैसे बने वो हम बता चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना जाए, मर्चेंट नेवी में कैसे जाया जाए, नेवी में कैसे जाया जाए, आर्कियोलॉजी में कैसे जाया जाए, एक अच्छा टूरिस्ट गाइड कैसे बना जाए, होटल मैनेजमेंट के अंदर कैसे जाएं, कंपनी सेक्रेटरी क्या बने, कैसे काम करें, हम ये सब बता चुके हैं। और ये हमारी बहुत सारी जो टॉक्स हैं वो अभी भी चल रही हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं कृपया करके वो शशि ड्रीम फाउंडेशन की जो हमारा पेज है, वेबसाइट है, यूट्यूब है, उसके ऊपर जाएं, पुराने जो हमारे वीडियोस हैं उनको देखें और जो नए जो टॉक्स होती हैं उनको देखें। जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनसे आप ऑनलाइन रूबरू उनके साथ अपने सवाल उनसे पूछे। हर चीज के एक्सपर्ट्स उसके वहां पे आ रहे हैं। तो ये 2 अप्रोच हम अपना सकते हैं कि हम अपना एप्टीट्यूड है उसको एनालाइज करें, असेस करें, अपना स्कोर देखें और फिर स्कोर फिर हम चूज करें। दूसरा, हम एक सब जो हमारे कोर्सेज हैं उनको जान लें, किस में जाना आसान है, किस में जाना मुश्किल है, किस में क्या एप्टीट्यूड चाहिए, किसके अंदर खर्चा ज्यादा है, किसके अंदर खर्चा कम है। ये सारी जो बातें हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं वो बताते हैं। किसके अंदर नौकरी मिलना आसान है ये भी बताया जाता है, किसके अंदर संघर्ष ज्यादा होता है ये भी हम बताते हैं। पर एक चीज हम ध्यान रखें इस कि हम जिस भी कोर्स में जाएंगे, जो भी हम कुछ करें, हमें उसके अंदर एक्सेल करने के, हमें उसके अंदर उत्कृष्टता लाने के, उसके अंदर अव्वल होने की जो कोशिशें हैं वो हमको हमेशा करनी होंगी। हम काम चलाऊ तरीके से काम नहीं चलेगा। अब जो दुनिया है वो कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। पहले कंपटीशन जो था वो शहर के अंदर होता था, फिर वो देश पे हुआ, अब इंटरनेशनली कम्पीट हो रहे हैं। इंटरनेशनली जो बेस्ट है वो आ रहे हैं, इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। तो हम जो युवा लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो उत्कृष्टता के लिए अपने आप को तैयार करें, एक्सेलेंस के लिए तैयार करें। काम चलाऊ से, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। भारत के अंदर एक जुगाड़ का हम बड़ा महत्व बताते हैं, पर ये एक बड़ी गलत धारणा है, ये एक गलत नोशन है। जुगाड़ देश के लिए हानिकारक है। जुगाड़ का मतलब है काम चलाऊ, जुगाड़ का मतलब है लो क्वालिटी। लो क्वालिटी से देश आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही हम इंडिविजुअल बढ़ेंगे। हमको अपनी सोच के अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। जुगाड़ कोई क्षणों की बात हो सकती है, घंटों की बात हो सकती है, दिनों की बात हो सकती है। जुगाड़ लंबा हमको साथ नहीं दे सकता। जुगाड़ के सहारे हम लंबा नहीं चल सकते। तो जुगाड़ के बारे में जो भारत के अंदर इसको ग्लोरीफाई किया जाता है, हम इस बात को समझ लें कि वो रॉन्गली ग्लोरीफाइड है, ये गलत है। जुगाड़ को हम छोड़ें, जुगाड़ अपनी मानसिकता है उसको त्यागें। तो हमको एक्सेलेंस के लिए, कंटिन्यूअस एक्सेलेंस की हमको कोशिश करनी होगी। चाहे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे हम दर्जी का काम कर रहे हो, चाहे हम पढ़ा रहे हो,
क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, हम क्या बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, हमको ये सब देखना होगा। तो एंटर करने के लिए, एंट्री करने के बाद कुछ हमको एटीट्यूड्स हैं, कुछ सोच है, वो उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं शायद उन एटीट्यूड्स के ऊपर भी दोबारा बात करनी पड़े, पर हमको मात्र ज्ञान से काम पूरा नहीं होगा। हमको और सप्लीमेंट्री स्किल्स चाहिएगी। नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के अंदर अब जो बदलाव आ रहे हैं, अब तो जो भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम तो अपनी बात प्रेम जी कह के ही दम लेंगे, तो हम भी इतने आराम से जानने वाले नहीं हैं, बुला लिया है तो। नहीं सर।